मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सदाम हुसैन मुस्लिम तारीख का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सदाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सदाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफा सदाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सदाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सदाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सदाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सदाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सदाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सदाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह ये दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही जो कुत्तों की गिज़ा बनी। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। नाज़रीन गिरामी, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सदाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सदाम हुसैन और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगेंडे की वीडियोस चलवाई गई। और फिर जब बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका ये बयानियां फैलाने में कामयाब हो गया कि इराकी हुकूमत जंगी जराये में मुलव्विस है, तो इस बात को और बच्चों के अस्पताल पर हमले के जवाज बनाकर उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से इराक पर जंग मुसल्लत कर दी और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और ये दुनिया की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा इराक पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्जाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर दूसरा हमला किया और इराक पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो गए।
उस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सदाम हुसैन गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद उस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगाकर मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका की ज़ेरे असर अदालत में सदाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ, जहां सदाम हुसैन ने उस अदालत को एक अमेरिकी कब्जे का हथियार करार दिया। उस मुकदमे के जज ने जब अमेरिकी सरकार की मर्जी का फैसला देने से इनकार किया तो उस जज को मुल्जिम से हमदर्दी रखने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया और एक नया जज आ गया, जिसने मुकदमे के आखिरी मराहिल की समाअत की। जबकि इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के दौरान सदाम हुसैन अमेरिकी तहवील में रहा और मुकदमे की समाअत के दौरान सदाम हुसैन के 3 वकीलों को भी कत्ल किया गया, जिस पर सदाम हुसैन ने भूख हड़ताल की। लेकिन इसके बावजूद सदाम हुसैन को आजाद ट्रायल का हक नहीं दिया गया और अदालत ने अमेरिका की इमा पर सदाम हुसैन को फांसी की सजा सुना दी। सदाम हुसैन को सुनाई जाने वाली फांसी की ये सजा बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद का निशाना बनी, लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने किसकी चलती है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, अमेरिकी कैद के दौरान सदाम हुसैन ने अपने दिन कैसे गुजारे, इस हवाले से इसकी निगरानी पर तैनात एक अमेरिकी फौजी का कहना था कि सदाम हुसैन बहुत कम ही कोई शिकायत करता था। कमरे के बाहर एक तैयारी थी जिसे वो बाकायदगी से पानी देता था। इंतहाई बेखौफ आदमी था और मौत को तो वो जैसे कोई खौफ ज़दा करने वाली चीज ही नहीं समझता था और न वो किसी पछतावे का शिकार मालूम होता था। सदाम हुसैन ने जिंदगी में जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के मुफाद की नीयत से किया। दोस्तों, उस नाम निहाद अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजा पर अमल दरामद के लिए भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और सोए हुए सदाम हुसैन को जगाकर बताया गया कि अगले चंद घंटों में इसकी सजा पर अमल दरामद किया जाएगा। ये खबर सुनकर भी सदाम मुतमैन रहा और आखिरी सफर की तैयारी शुरू कर दी। नहाने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुआ और शुक्राने के नफल पढ़े, फिर नाश्ता किया और फिर अपने करीबी अफराद के नाम खतूत लिखे और अपने सारे काम निपटाने के बाद सदाम हुसैन खुद चलकर मुस्कुराते हुए फांसी घाट तक पहुंचा। दोस्तों, सदाम हुसैन के आखिरी वक्त में लिखे गए खतूत में एक खत ऐसा भी था जो उसने अपनी बेटी के नाम लिखा था और वो खत भी अब मंजरे आम पर आ चुका है। सदाम हुसैन ने उस खत में लिखा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मेरी मौत के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, ताहम अल्लाह जो चाहे करता है और वो हर चीज पर कादिर है। मेरे पास इनका एक जर्नैल आया जिसके साथ उसका तर्जुमान भी था। उसने मुझे एक कागज थमाया और कहा कि मैं इस पर इराकी कौम के नाम पैगाम लिखूं कि वो हथियार फेंक दें और मुसल्लह जदोजहद तर्क कर दें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले इस कत्ल के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे सदाम हुसैन को मौत का खौफ छू कर भी नहीं गुजरा। 3 नकाबपोश जिलादों ने उसके गिर्द घेरा डाल लिया और तब सुबह 5:30 बजे का वक्त था। बगदाद शहर में आजान गूंज रही थी और अंदर तख्तेदार पर सदाम हुसैन अमेरिका के खिलाफ आजाने हक और नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। इतने में कोई तख्तादार का लीवर खींच देता है और फिर कज़ा की आंखों में आंखें डालने वाला सदाम हुसैन अपनी अगली मंजिल की जानिब चढ़ पड़ता है। दोस्तों, सदाम हुसैन तो अमेरिका के हाथों मारा गया, लेकिन इसके बाद इराकी अवाम की बदबख्ती का दौर शुरू हुआ और आज भी इराक पर किसी न किसी सूरत अमेरिका का कब्जा है और वो इराक की सरजमीन और लोगों को इस्तेमाल करके दूसरे इस्लामी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। यहाँ एक बात याद रखने वाली ये भी है कि कुफार किसी भी सूरत मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और ये कुरान पाक का सीधा साधा ऐलान है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह